हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो ये FSSAI का एग्ज़ाम होना है 17 जनवरी से 20 जनवरी के बीच। अगर पोस्टपोन नहीं हुआ तो, और अगर पोस्टपोन भी हो गया हो तो तो ये आपको जब एग्ज़ाम होगा बाद में तो ये वीडियो उसी के लिए है। इसमें मैंने सिर्फ जो ये टॉपिक है FSSAI रोल फंक्शंस इनिशिएटिव अ जनरल अंडरस्टैंडिंग, सिर्फ इस टॉपिक से रिलेटेड ही क्वेश्चंस डालने हैं। आपके सामने स्क्रीन पे दिया हुआ है कि जैसे जितनी भी पोस्टें हैं, असिस्टेंट की पोस्ट है, टेक्निकल ऑफिसर की है, सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर की है, और बाकी जितनी भी पोस्टें हैं सभी में इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आने वाले हैं। ये नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस भी मैंने दे रखे हैं, और तो उसके रिगार्डिंग मैंने ये वीडियो बनाई है। ये वीडियो 2 पार्ट में होगी, ये पार्ट 1 है। और हर क्वेश्चन के साथ मैंने कोशिश की है कि ट्रिक बना सकूँ, क्वेश्चंस लगाए हैं। ट्रिक कोई बहुत अच्छी ट्रिक नहीं होगी, बस बट ट्रिक एक जर्नली होती है जिससे आपको कुछ याद हो जाए, ऐसे आपको बनानी पड़ती है। तो फ़ोटोज़ के साथ मैंने कोशिश किया हर क्वेश्चन को आपको समझाऊं। तो ये शुरू करते हैं वीडियो। ये आपने नोटिफिकेशन भी चेक की होगी FSSAI की वेबसाइट पे कि हर पोस्ट के सामने है कि नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स कितने हैं और नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कितने हैं। सबसे ज़्यादा फॉर्म हमें पता है असिस्टेंट पोस्ट के लिए आए हैं, और सबसे कम हिंदी ट्रांसलेटर के लिए। अब सबसे पहले हम आ जाते हैं FSSAI ये है क्या है। इसकी फुल फॉर्म है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये एक ऑर्गेनाइजेशन बना रखा है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, जिसका काम है लाइसेंस देना रेस्टोरेंट्स को या फिर मैन्युफैक्चरर्स को, जो भी फूड मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको, कि जो भी कोई भी कंपनी है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है या कोई भी व्यक्ति है वो रेस्टोरेंट चलाता है या कोई कंपनी चलाता है, तो वो जो जिस भी प्रकार का अपना खाना बेच रहा है, सेल कर रहा है, तो उसको पहले लाइसेंस लेना पड़ता है FSSAI से। लाइसेंस उसको तभी मिलेगा जब वो उसके स्टैंडर्ड्स पे खरा उतरेगा। यानी FSSAI ने कुछ रूल्स बना रखे हैं खाना बेचने को लेके कि आप इस टाइप से खाना बेच सकते हो, ऐसे नहीं बेच सकते। आप जो कोई नया मटेरियल बना रहे हो, तो जैसे कोई कंपनी है वो कोई चॉकलेट बना रही है, तो आप उसमें उतना ही मटेरियल यूज़ कर सकते हो, उससे ज़्यादा वो चीज़, जैसे शुगर है, शुगर का लेवल इतना होना चाहिए। तो ये काम है FSSAI का कि ये लाइसेंस देता है रेस्टोरेंट्स को और फूड मैन्युफैक्चरर्स को। वो उनके लिए रूल्स भी बनाता है, उनके लिए स्टैंडर्ड्स निर्धारित करता है, और जितना भी खाने से रिलेटेड उसका कोई स्टोरेज है, डिस्ट्रीब्यूशन है, प्रोडक्शन है, तो ये सब चीज़ों को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। उसके रिगार्डिंग रूल्स बनाता है, उनको बताता है कि आप ये कर सकते हो, ये नहीं कर सकते, ताकि मार्केट में जो हम खाना हमें खाते हैं, जो हमें पैकेज्ड फूड मिलता है, वो सब अच्छी क्वालिटी का हो, जो हमारी हेल्थ पे कोई गलत प्रभाव ना डाले। आपने बहुत बार रेस्टोरेंट्स में देखा होगा, आपने ये सर्टिफिकेट पक्का देखा होगा, लगा रहता है बहुत सारे रेस्टोरेंट में, मतलब मोस्टली सबको नीड है इसकी, सबको लगाना ही पड़ता है, लेना पड़ता है ये लाइसेंस, कि हम जो भी खाना यहाँ पे सेल कर रहे हैं वो उसकी क्वालिटी अच्छी है। तो ये क्या नाम है, ये सर्टिफिकेट मिलता है FSSAI से, तो लोग अपनी दुकान पे नॉर्मली लगा के रखते हैं, और जो प्रोडक्शन कंपनीज होती हैं उनको भी लगाना पड़ता है। अब हम आते हैं इसकी कुछ हिस्ट्री पे। जो FSSAI है, इसकी फॉर्मेशन हुई थी 5 सितंबर 2008 को। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, तो मैंने ट्राई किया है उन सबको कलर में इनको हाईलाइट करने के लिए, सभी को हाईलाइट किया हुआ है मैंने पिंक कलर में। तो वो आप जरूर याद कर लेना। हर स्लाइड पे मैंने ऐसे ही पॉइंट वाइज क्वेश्चंस बना रखे हैं ताकि आपको समझ आ जाए अच्छे से। फोटोज़ के साथ भी ट्राई किए मैंने। जैसे जो अब ये एक एक्ट के तहत बना था FSSAI, यानी कि जब ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था 2008 में, तो इससे पहले गवर्नमेंट को अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाना है तो उससे पहले कोई कानून पास करना पड़ेगा। तो उसके लिए कानून पास किया था 2006 में FSS एक्ट। FSS की फुल फॉर्म फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट। कहीं पे FSS से लिखा आता है, कहीं पे फुल फॉर्म लिख के आती है, तो आप इसकी फुल फॉर्म भी याद कर लेना, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट। ये एक एक्ट बनाया था गवर्नमेंट ने। इस एक्ट के तहत, यानी ये कानून पास किया था, इस एक्ट के तहत ही हमने बाद में FSSAI बनाया था। ये एक स्टैचुरी बॉडी है। अब ये स्टैचुरी बॉडी क्या होती है, बहुत बार कन्फ्यूजन हो जाती है लोगों को, यार ये स्टैचुरी बॉडी क्या होती है। लिखा जाता है ये स्टैचुरी बॉडी है, ये एग्जीक्यूटिव बॉडी है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो हम बॉडी का मतलब, तो आप मान लो कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई गवर्नमेंट ने कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाया है, कोई डिपार्टमेंट बनाया है, तो वो 2 टाइप से बना सकती है, या तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल होंगे या वो होंगे एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल। अब कॉन्स्टिट्यूशनल तो वो होते हैं जिसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, जैसे हमारा UPSC है या कैग है, यानी जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसमें ही उसके बारे में मेंशन था, UPSC और कैग के बारे में।
अब जो विदाउट कॉन्स्टिट्यूशन है वो दो हैं, एक स्टैचुरी बॉडी और एक एग्जीक्यूटिव बॉडी। स्टैचुरी और एग्जीक्यूटिव में डिफरेंस क्या होता है? स्टैचुरी बॉडी वो होते हैं जिनके लिए गवर्नमेंट को कानून पास करना पड़ता है पार्लियामेंट में, स्टैचुरी संवैधानिक निकाय। तो अब नेक्स्ट है, ये शायद मैंने गलत बोल दिया, स्टैचुरी बॉडी। स्टैचुरी बॉडी वो है जिसके लिए गवर्नमेंट को कानून पास करना पड़ता है, और एग्जीक्यूटिव बॉडी वो है जिसके लिए गवर्नमेंट को कानून पास नहीं करना पड़ता, वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बन जाती है। यानी पीएम चाहे तो, प्राइम मिनिस्टर चाहे तो वो एक ऑर्डर पास करके, साइन करके अपने उस किसी ऑर्गेनाइजेशन बॉडी का निर्माण कर सकते हैं। जैसे ये है नीति आयोग है। नीति आयोग हमने प्लानिंग कमीशन को हटा के बनाया था 2015 में। तो नीति आयोग में, नीति आयोग को ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, इसके लिए कोई कानून पास करने की जरूरत नहीं थी। अब जो हमने FSSAI पढ़ा है, जो एक हिसाब से आप बोल सकते हो फूड मैन्युफैक्चरर्स को कंट्रोल करता है, वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर आते हैं, जो हमारा स्वास्थ्य मंत्रालय है उसके अंडर आते हैं। और अभी हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं मनसुख मांडविया। ये है 49 ईयर्स इनकी एज है, यानी बहुत यंग है। और ये हमारे अभी हेल्थ मिनिस्टर हैं, ये याद कर लेना, ये भी आ सकता है। अब जो हमारा FSSAI है, अब ये ऑर्गेनाइजेशन है, तो ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग भी होंगे काम करने के लिए, जो काम करते होंगे छोटे लेवल से लेके बड़े लेवल तक। तो जो हमारा ये FSSAI है, इसकी एक कमेटी है और उस कमेटी के अंदर 22 मेंबर्स हैं और एक चेयरपर्सन है। इन टोटल 22 प्लस 1 टोटल 23। 22 तो है मेंबर और एक है चेयरपर्सन। चेयरपर्सन हमेशा हेल्थ सेक्रेटरी होता है। हेल्थ सेक्रेटरी इस टाइम पे हम इंडिया के, हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे कौन है, वो राजेश जी हैं। तो वो जो भी इंडिया का हेल्थ सेक्रेटरी होगा वही फूड अथॉरिटी का चेयरपर्सन होता है नॉर्मली। तो टोटल 23 हो गए, यानी 22 मेंबर हैं और 1 चेयरपर्सन है। तो अगर मेंबर पूछा जाए तो सिर्फ 22 बोलने हैं, 23 नहीं बोलने हैं, 22। अब इसके अंडर यहाँ पे एक चीज़ और याद करनी है स्लाइड में, कि इनकी ना 21 साइंटिफिक पैनल है। साइंटिफिक पैनल का क्या काम होगा कि जो रूल्स बनाएंगी, जो कानून बनाएंगी कि हाँ इस खाने में ये आप इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर सकते हो, ये यूज़ नहीं कर सकते, तो इसके लिए अलग अलग 21 साइंटिफिक पैनल्स हैं। तो ये 21 आपको याद करनी है, 22 मेंबर याद करने हैं और एक चेयरपर्सन होता है। और जो चेयरपर्सन, और बाकी का आप छोड़ सकते हो इस स्लाइड में, बाकी कुछ इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है। चेयरपर्सन की एज लिमिट 65 ईयर्स है और मेंबर्स की एज लिमिट 62 ईयर्स है। एज लिमिट यानी मैक्सिमम इतनी एज तक ही बंदा उसका चेयरपर्सन बन सकता है, इसके बाद वो चेयरपर्सन नहीं बन सकता। 65 ईयर चेयरपर्सन की, जो इन 22 मेंबर्स की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे जो 22 मेंबर्स हैं, और मेंबर्स की 62। आप इसको उससे भी याद कर सकते हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जो जज की एज लिमिट है वो भी 65 है, और हाई कोर्ट के जज की लिमिट होती है 62, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का तो आपको पता ही है 60। अब जो हमने 22 मेंबर्स की बात की, ये वाले 22 मेंबर्स, जो ये 22 मेंबर्स हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस क्या आ सकते हैं कि इनमें से 1/3 तो वुमेन होनी चाहिए। बहुत सारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में रिजर्वेशन वैसे भी मिलता है गवर्नमेंट को, और अपना जो इलेक्शन होते हैं उसमें भी रिजर्वेशन मिलता है। बहुत सारे स्टेट में भी 1/3 कर रखा है, जैसे पंजाब में 1/3 है कि जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स होंगी उसमें 1/3 वुमेन ही होनी चाहिए। और 22 में से 1/3 यानी 33%, अप्रोक्स 33%। और जो 22 में से 2 मेंबर्स होंगे वो फार्मर ऑर्गेनाइजेशन के होंगे। ये हमारे राकेश टिकैत साहब हैं, ये फार्मर लीडर हैं, इनके साथ एक बंदे और खड़े हैं। तो ये 2 बंदे से आप याद कर लीजिए कि 2 फार्मर ऑर्गेनाइजेशन से होंगे। नेक्स्ट, 3 बंदे फूड टेक्नोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट होंगे, उनमें से लेने हैं उनको, जो मेंबर्स बनाने हैं। यहाँ पे 3 साइंटिस्ट हैं, ये फूड के ऊपर कुछ रिसर्च कर रहे हैं, तो 3 बंदे ये हो गए। 5 बंदे फूड इंडस्ट्री से होने चाहिए। मैंने 5 लोगों की फ़ोटो लगा दी है, ये शेफ़ हैं सब के सब, इसको तो आपने देखा ही होगा, बहुत फेमस है, इनको भी देखा होगा। तो ये अब दोबारा देख लेते हैं, टोटल 22 मेंबर्स हैं, उसमें से 1/3 वुमेन होनी चाहिए, 2 फार्मर ऑर्गेनाइजेशंस में से, 3 फूड टेक्नोलॉजिस्ट या साइंटिस्ट और 5 फूड इंडस्ट्री से। अब जो FSSAI है इसका चेयरपर्सन होता है एक, अभी हमने पढ़ा था, एक चेयरपर्सन होता है, 22 मेंबर होते हैं। जो चेयरपर्सन होता है वो सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होता है। अभी मैंने पहले भी बताया कि जो हमारे हेल्थ सेक्रेटरी हैं वो ही हमारे FSSAI के चेयरपर्सन हैं। चेयरपर्सन बोल दो, चेयरमैन बोल दो, हेड बोल दो। इस टाइम पे हमारे जो हेल्थ सेक्रेटरी हैं वो है राजेश भूषण साहब। ये जो जितने भी सेक्रेटरीज होते हैं किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, वो यूजुअली बिल्कुल हाई रैंकिंग IAS ऑफिसर्स होते हैं। सेक्रेटरी किसी भी मिनिस्ट्री का
सबसे बड़ा हेड होता है। जैसे अगर कोई हेल्थ सेक्रेटरी है तो यानी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर है वो डायरेक्टली कंप्लीटली इनके सुपरविजन में होगी, राजेश भूषण के, जो भी हेल्थ सेक्रेटरी होगा। यानी देश में जितने भी मेडिकल के कोई कॉलेज है, कोई कमीशन है, एम्स है, पीजीआई है, जिपमेर है, कुछ भी है, वो सब के सब डायरेक्टली इनके कंट्रोल में होंगे। तो ये इनकी पावर रहती है, जितने भी हेल्थ सेक्रेटरीज होते हैं या किसी भी मिनिस्ट्री का जो सेक्रेटरी होता है उसके अंडर आने वाले सब डिपार्टमेंट उसके अंडर आते हैं। नेक्स्ट, जो ये FSSAI कमीशन है इसके जो CEO हैं वो हैं अरुण सिंगला, ये भी IAS हैं। और जो CEO होता है, पहले तो मैं बता देता हूँ कि CEO और चेयरपर्सन में डिफरेंस क्या होता है। आपने बहुत बार सुना होगा बहुत सारी कंपनीज में भी और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में भी कि एक बंदा चेयरमैन होता है, एक बंदा CEO होता है, तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ। ये भी हेड सुनने में लगता है, ये भी हेड है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। जैसे जो हमारा नीति आयोग है उसमें भी CEO अमिताभ कांत जी हैं, बट जो उसके चेयरमैन होते हैं वो हमेशा प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो CEO और चेयरपर्सन में डिफरेंस क्या होता है। तो चेयरपर्सन ये सबसे बड़ा वैसे हेड होता है, CEO इसके अंडर आता है। बट CEO को आप मान के चलो कि जो भी वहाँ पे क्या नाम है वर्कर्स काम करते होंगे, FSSAI में जो भी वर्कर्स काम करते होंगे उन वर्कर्स का जो सबसे बड़ा हेड होगा वो CEO होगा, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। जो डेली के काम होंगे ना वो CEO के अंडर सुपरविजन में होंगे। और जो बड़ी बड़ी कोई कमेटी है, कोई बड़े बड़े कोई कानून बनाने हैं, उनसे रिलेटेड जो ये चेयरपर्सन है, फिर वहाँ पे इन चेयरपर्सन का रोल आ जाता है। चेयरपर्सन और 22 मेंबर्स जो वो हैं तो वो उनकी पूरी कमेटी है। तो ये मेन हेड होते हैं और जो डेली के काम करते हैं वो ये CEO होते हैं। प्राइवेट कंपनीज में भी सेम होता है, जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं उसमें CEO होता है जो डेली के काम संभालता है, और उनसे ऊपर होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, और जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में हेड होता है उसको चेयरपर्सन बोल देते हैं। अब FSSAI में टोटल 11 डिवीजन है। डिवीजन का मतलब डिपार्टमेंट, जैसे कोई भी डिपार्टमेंट होता है उसमें अलग अलग सेक्शंस होते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन अलग होगा, लीगल सेक्शन अलग होगा, फाइनेंस सेक्शन अलग होगा। तो ऐसे उसको 11 डिवीजन्स में डिवाइड किया गया है। तो आपको ये भी याद करना है 11 डिवीजन्स में। एक चीज़ और यहाँ पे रह गई, जो CEO होता है वो एक्स ऑफिशियो मेंबर सेक्रेटरी भी होता है। एक्स ऑफिशियो मेंबर सेक्रेटरी, आपने बहुत बार ये वर्ड सुना होगा एक्स ऑफिशियो। एक्स ऑफिशियो का मतलब होता है कि कोई ऐसी पोजीशन जो किसी दूसरी पोजीशन से डायरेक्टली लिंक हो। जैसे कि वाइस प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट हमें पता है कि जो भी बंदा वाइस प्रेसिडेंट बनेगा वो ऑटोमेटिकली राज्यसभा का अध्यक्ष भी बन जाएगा। तो ऐसी पोस्ट को कि जो बंदा किसी पोस्ट पे बैठा है और उसको दूसरी पोस्ट अपने आप ही मिल जाएगी, तो वो एक्स ऑफिशियो पोस्ट होती हैं। मैंने जैसे वाइस प्रेसिडेंट के एग्जांपल दिया, और जैसे कि DC का एग्जांपल भी होता है, जो डिप्टी कमिश्नर होता है, DM होता है एक डिस्ट्रिक्ट का, वो ऑटोमेटिकली बहुत सारी कमेटीज़ का हेड होता है। जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट की जो डिस्ट्रिक्ट की कमेटी होती है तो उसका वो हेड होगा अपने आप ही। जो भी बंदा DM बनेगा वो ऑटोमेटिकली उसका भी हेड बन जाएगा ऐसे। तो अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब हमारे FSSAI के जो हेड क्वार्टर हैं वो न्यू दिल्ली में है। और हमेशा याद रखना, अगर आप कोई भी एग्जाम दो कभी भी और आपको किसी का हेड क्वार्टर पूछ लिया जाए और आपको नहीं पता कि इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है और ऑप्शंस में न्यू दिल्ली दे रखो, तो आप न्यू दिल्ली ही लगा देना, क्योंकि मोस्टली सबका न्यू दिल्ली ही रहता है। अगर आपको पता है फिर तो आप वही लगाओगे जो आपको एग्जैक्ट पता है। और जो हमारा FSSAI है इसकी 6 रीजनल ऑफिस भी हैं। एक तो हेडक्वार्टर, 6 रीजनल ऑफिस। 6 रीजनल ऑफिस में 4 तो हमारे जो बड़े महानगर हैं, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, सबको पता है 4 बड़े महानगर, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई। और 2 हैं, एक है कोच्चि में और एक है गुवाहाटी में। कोच्चि केरला के अंदर आता है और जो गुवाहाटी है वो असम में है। ये दोनों कैपिटल नहीं है, कोच्चि भी एक सिटी है, केरला की कैपिटल तिरुवनंतपुरम है, और गुवाहाटी भी सिटी है असम की, और असम की कैपिटल दिसपुर है। तो मैंने मैप में भी दिखा रखा है 6 के 6 जो हमारे एरिया हैं। अब जो हमने बताया था कि हमने एक कानून पास किया था पहले FSS एक्ट 2006 में, उसके बाद ही हमने फिर 2008 में FSSAI बनाया था। तो इस कानून से पहले भी कोई कानून होंगे, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि 2006 से पहले कोई बंदा कुछ भी बना देता तो गवर्नमेंट उसको रोकती नहीं, पुलिस उसके ऊपर दबाव नहीं डालती कि आप ये काम मत करिए। तो उससे पहले कोई ना कोई कानून थे। तो अलग अलग कानून थे, जैसे मंडियों के लिए अलग कानून था, और कोई हमारे डेली यूज्ड आइटम है उसके लिए अलग था, जो पैकेज्ड फूड्स हैं उसके लिए अलग था। तो ऐसे सब अलग अलग कानून थे। तो गवर्नमेंट ने तब क्या किया, उन जैसे 8 मेन कानून थे, उन 8 के 8 को हटा दिया। रिपील का मतलब होता है उनको हटा देना, कैंसिल कर देना। उन 8 के 8 कानूनों को हटाया, तब जाके ये कानून बनाया। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कितने कानूनों को हटाया था? 8 कानूनों को हटाया था, एक कानून बनाया था और उसका नाम ये रहा। इसमें सब चीज़ें इंक्लूड कर दी। वो पहले अलग अलग के लिए था, बट इस चीज़ के अंदर सब चीज़ें आ गई, चाहे वो खाने का सामान किसी भी टाइप का हो, चाहे वो डेली का हो, चाहे वो पैकेज्ड हो, किसी भी टाइप का हो।
और जो ये एक्ट है इसके अंदर टोटल 12 चैप्टर हैं। जैसे हमारी बुक में चैप्टर होते हैं ना, तो यहाँ पे भी 12 चैप्टर्स हैं, तो 12 चैप्टर्स में अलग अलग कानून लिखे हुए हैं। एक और चीज़, एक मिड डे मील स्कीम है, हम सब ने देखी है, सुनी है। जो क्या नाम है, सरकारी स्कूल होते हैं उसमें खाना मिलता है बच्चों को, ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल में आएँ। ज़्यादातर गरीब बच्चे होते हैं, तो शायद वो उनको ये लगा कि खाने के लालच में ही बच्चे स्कूल में माँ बाप अपने बच्चों को भेज दे, चलो उनको खाना तो मिलेगा एक टाइम बहुत अच्छे से। तो ये स्कीम तो बहुत अच्छी स्कीम है, शुरू की गई थी, अब तक चल रही है ये स्कीम। तो ये स्कीम भी इसके, अब ये एक्ट तो बाद में आया, स्कीम पहले शुरू हो गई थी, बट बाद में इस स्कीम को भी इस एक्ट के अंदर ला दिया गया ताकि बच्चों को अच्छा खाना मिले। सेम चीज़ एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल है, आपने बहुत बार सुना होगा। कंज्यूमर्स के साथ धोखाधड़ी होती है, उसके लिए बिल लाया गया था 2005 में, पहले भी आया था बिल, ये उसमें क्या नाम है अमेंडमेंट किए गए थे। तो ये इस अमेंडमेंट को भी इससे लिंक किया गया था कि इसमें जो कानून है वो कानून का प्रावधान इसमें भी आ जाए। नेक्स्ट, क्वालिटी एश्योरेंस। एफएसआई का ये काम भी है कि ये फूड में जो भी हमारे फूड आइटम्स हैं, आर्टिकल्स हैं, उसमें क्वालिटी अच्छे से अच्छे रहे। तो उसकी चेकिंग के लिए इनको कुछ लैब बनानी पड़ेंगी, जहाँ पे जो लैब में काम करने वाले हैं वो खाने को चेक कर सकते हैं, हाँ ये खाना अच्छा है, खाना नहीं है। जैसे कोई कंपनी है, कंपनी ने कोई नई चॉकलेट लॉन्च करनी है, कोई बिस्किट का पैकेट लॉन्च करना है, तो वो पहले एफएसआई के पास जाएंगे, अपना प्रोडक्ट दिखाएंगे, एफएसआई उसको अपनी लैब में भेजेगा, वो चेक करेगा हाँ इस खाने में कोई गड़बड़ नहीं है, ये आप इस चीज़ को सेल कर सकते हो, तो परमिशन दे देगा उनको। तो ये चीज़ होती है। तो इसके लिए एफएसआई ने जगह जगह अपनी लैब भी बनाई होगी। तो ऐसे ही NABL एक्रेडिटेड इनकी 112 लैब है। NABL की फुल फॉर्म यहाँ दी गई है, नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज। नाम से ही पता लग रहा है ये टेस्ट और लेबोरेटरीज का काम करती है, यहाँ पे टेस्टिंग होती है। अच्छा, ऐसी स्टेट में 72 लैब्स हैं और रेफरल लैब्स भी हैं अलग से 14। आपको ये तीनों नंबर याद करने हैं, 112, 72, 14, 112, 72, 14, 112, 72, 14। रेफरल लैब्स का क्या काम होता है? इसका काम होता है कि अगर किसी ऑफिसर ने कोई सैंपल एनालिसिस के लिए भेजा है तो वो यहाँ पे जाता है, यहाँ के ऑफिसर नहीं, एफएसआई के ऑफिसर नहीं, वो रेफरल लैब में भेज सकता है। तो आपको ये तीनों याद करने हैं, इसकी फुल फॉर्म भी याद करनी है NABL की। अब स्टैंडर्ड्स, इनके कुछ स्टैंडर्ड्स भी हैं, मानक हैं कि हाँ आप इस स्टैंडर्ड तक की ही चीज़ें यूज़ करोगे। जैसे तो टोटल इनके 4 स्टैंडर्ड्स हैं, इनके स्टैंडर्ड की कैटेगरी टोटल 4 हैं, स्टैंडर्ड तो बहुत सारे हैं। तो एक कंपनी स्टैंडर्ड, रीजनल स्टैंडर्ड, नेशनल स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। ये कुछ ज़्यादा खास याद करने का नहीं है, आप नंबर से याद कर लेना कि टोटल 4 हैं। अब एनफोर्समेंट, अब मान लो एफएसएसआई ने कोई कानून तो बना दिया, बट उसको एनफोर्स भी कराना है, लागू भी करवाना है, मतलब जगह जगह छापे मारने हैं, चेकिंग करनी है, नहीं तो लोग अपना काम सही से नहीं करेंगे। तो उसके लिए उन्होंने बहुत सारे ऑफिसर्स को अपॉइंट कर रखा है। जैसे फूड सेफ्टी कमिश्नर होता है, डिस्ट्रिक्ट फूड एंड सप्लाई ऑफिसर होता है, DFSO बोलते हैं इसको। ये जो स्टेट PCS के एग्जाम्स होते हैं, ये बंदा वहाँ से रिक्रूट होता है, DFSO। और फूड इंस्पेक्टर होते हैं, फूड इंस्पेक्टर का आपको पता ही होगा, तो ये भर्तियाँ निकलती हैं। तो इनका काम यही होता है कि जगह जगह जाके फूड को चेक करते हैं, दुकानों पे छापे मारते हैं, रेस्टोरेंट्स पे छापे मारते हैं, कंपनीज़ में जो प्रोडक्शन कंपनीज फैक्ट्रीज हैं वहाँ पे भी छापे मारते हैं, चेक करते हैं कोई मिलावटी सामान तो नहीं है कहीं पे। बहुत बार ऐसा होता है, त्योहारों के सीजन में भी ऐसा रहता है कि बहुत बार मिलावटी चीज़ें मिलती हैं जिससे हमारी हेल्थ पर इफेक्ट पड़ता है। तो एफएसआई ने ना अपना जो लाइसेंसिंग सिस्टम है उसके लिए ऑनलाइन भी शुरू कर दिया है, कि ताकि लोग ऑनलाइन अपने फूड लाइसेंसिंग के लिए अप्लाई कर सकें। आजकल हर चीज़ ऑनलाइन होती जा रही है। इसमें कि याद कर लेना कि नागालैंड एक एक्सेप्ट अकेला ऐसा राज्य है जिसने अब तक ये ऑनलाइन सिस्टम नहीं लागू किया अपने स्टेट में। बाकी सारे स्टेट्स और UT ने लागू कर दिया ऑनलाइन। अब जो FSSAI है उसके अंदर ऑफिसर्स की ये 5 कैटेगरी बना रखी हैं। फर्स्ट कमिश्नर है जो फूड सेफ्टी का, सेकंड डेजिग्नेटेड ऑफिसर, थर्ड फूड सेफ्टी ऑफिसर, फोर्थ एजुकेटिंग ऑफिसर, फिफ्थ फूड एनालिस्ट। इन 5 पोस्ट से रिलेटेड जो भी मुझे ऐसा क्वेश्चन लगा जो प्रीवियस ईयर्स में आया है और जो इनसे रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट है, वो मैंने डाल दिया है वन लाइनर में कि ये क्वेश्चंस के आने के बहुत चांस हैं। जैसे कमिश्नर है, कमिश्नर की जो नियुक्ति होगी, यानी कमिश्नर से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो इस एक्ट के सेक्शन 30 में है। जो हमने एक्ट पढ़ा था, FSS एक्ट था, सेक्शन 30 में कमिश्नर से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन है। अब आपको ये 30 याद करना है, तो आप एक ट्रिक है, बहुत अच्छी नहीं है याद, अगर आपको करना है तो उससे कर लेना। जैसे 30 को आप 30 डेज से कर लो, कि मंथ में नॉर्मली 30 डेज होते हैं, 31 भी होते हैं, 28 भी होते हैं, 29 भी होते हैं, बट नॉर्मली 30 होते हैं। तो 30 डेज की जो कमिश्नर है, वो बड़ा ऑफिसर है, वो तो 30 के 30 दिन बहुत काम करता है, उससे याद कर लेना। नेक्स्ट, इसके पास एक पावर होती है, ये किसी भी फूड आर्टिकल को 1 साल तक रोक सकता है। रोक सकता है मतलब उस पर प्रतिबंध लगा सकता है उसको बिकने से। मान लो कोई कंपनी है, उसने कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया, तो कमिश्नर को अगर लगा कि इस प्रोडक्ट में कोई गड़बड़ है, कोई शिकायत मिली कोई चेकिंग से, तो ये चाहे तो उसको 1 साल तक रोक सकता है। उसके बाद अपनी अलग कार्रवाई शुरू हो जाती है, बट इसके पास इतनी पावर होती है। और इसके पास
जेल भेजने की और फाइन लगाने की भी पावर होती है। नॉर्मली लोगों को लगता है कि ये जेल वगैरह की पावर होती है जो, या ये फाइन लगाने की पावर नॉर्मली ये कोर्ट्स को होती है, यानी जो क्या नाम है जुडिशरी वाले कोर्ट्स होते हैं। बट इनके अपने भी कोर्ट होते हैं, जैसे डीएम होता है डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, उसका भी अपना कोर्ट होता है, वो भी फाइन लगा सकता है और शायद वो 1-2 दिन के लिए जेल भी भेज सकता है। नेक्स्ट, डेजिग्नेटेड ऑफिसर। इसकी जो अपॉइंटमेंट है या इससे रिलेटेड जो भी प्रोफाइल है, इसकी जो प्रोफाइल वो सेक्शन 36 में है। सेक्शन 36, 30 वाला हो गया, ये 36, 36 वाला, ये एसडीओ की रैंक का होना चाहिए मिनिमम। एसडीओ की रैंक आपको पता होगा, जो क्लास 1 अफसर होता है स्टार्टिंग लेवल पे, एसडीओ की रैंक का ये बंदा होता है। तो इसके पास पावर होती है कि ये लाइसेंस को इशू कर सकता है और कैंसिल भी कर सकता है। इशू करेगा, किसी ने एप्लीकेशन डाल दी कि मुझे लाइसेंस चाहिए, तो जो वो एप्लीकेशन आएगी तो उसमें फाइनली ये नीचे साइन कर देगा कि हाँ आपको लाइसेंस दे रहे हैं, अगर वो सब सही है आपके कागजात। और कैंसिल भी कर सकता है, कोई शिकायत आ गई तो इसके पास इतनी पावर होती है। याद रख लेना, डायरेक्ट आएगा कि किसके पास पावर होती है इशू करने की। और सेक्शन 36 और 36 और 37 मैं आपको एक साथ बताता हूँ इसको कैसे ट्रिक से याद किया है। एक होता है फूड सेफ्टी ऑफिसर। फूड सेफ्टी नाम से तो आप समझ ही गए होंगे इसकी जो प्रोफाइल क्या होगी। सेक्शन 37 के अंदर है ये। सेक्शन 36 में था अपना डेजिग्नेटेड ऑफिसर और सेक्शन 37 में है फूड सेफ्टी ऑफिसर। इसका काम होता है कि ये सैंपल लेता है, किसी भी जो भी कोई खाने का पदार्थ है उसके सैंपल लेता है, उसको 4 पार्ट में डिवाइड करता है। ये क्वेश्चन आएगा, पक्का आ सकता है कि जो सैंपल लेता है फूड सेफ्टी ऑफिसर वो कितने पार्ट्स में उसको डिवाइड करता है। उसको 4 पार्ट में करता है, 2 को तो वो दे देता है डेजिग्नेटेड ऑफिसर को और 1 को खुद के पास रख लेता है। आपको सिर्फ इतना याद करना है, 4, 2, 1, सिर्फ इतना याद रखना है। अब इन दोनों की ट्रिक कैसे याद करोगे, सेक्शन 37 और सेक्शन 36 की। इसको आप याद कर लेना कि जो सेक्शन 36 है, आप ये याद कर लो कि जिसने 6 बॉल में 6 लगाए, युवराज से याद कर लो, युवराज सिंह ने लगाए थे, तो जो जिसने 6 बॉल में 6 सिक्सेस लगाए थे उसको डेजिग्नेटेड ऑफिसर बना दिया कि हाँ उसने 6 बॉल पे 6 छक्के लगा दिए। और जैसे ही उसने 1 रन और बनाया तो उसको फूड सेफ्टी का ध्यान दे दिया भी हाँ यार अब आप जाके फूड सेफ्टी का भी ध्यान रखो। 6 बॉल में 6 छक्के लगा दिए, ठीक है, अब आप जाके फूड सेफ्टी का ध्यान रखो। बहुत वियर्ड ट्रिक है, आपको अपनी खुद की ट्रिक बनानी आती हो तो बना लेना, नहीं तो ये याद कर लेना, रट्टा मारने से नहीं याद होंगे बिल्कुल भी। कोई ट्रिक बनानी ही पड़ेगी, चाहे वो कितनी भी अच्छी ना हो, बहुत अच्छी ना हो, कैसी भी हो। नेक्स्ट, फूड एनालिस्ट। फूड एनालिस्ट नाम से पता लग रहा है जो फूड का एनालिसिस करते हैं। तो फूड एनालिस्ट का है सेक्शन 45 के अंदर। और फूड एनालिस्ट का क्या काम होता है कि जो इसके पास सैंपल आएगा फूड का एनालिसिस के लिए, उसकी रिपोर्ट बना के 14 दिन में वापस करेगा। तो ये जितने भी पिंक कलर में मैंने इनको बना रखा है, पिंक कलर इनको दे रखा है, तो आप ये जरूर याद कर लेना। तो और एक ये सेक्शन 45 कैसे याद करोगे, आप इसको याद कर लो कि जैसे हमारा आर्टिकल 45 है, पॉलिटी में आर्टिकल 45 होता है ना कि बच्चों को फ्री एजुकेशन देंगे आर्टिकल 45 के तहत, कि स्कूल चिल्ड्रंस को फ्री एजुकेशन देना हमारा काम है गवर्नमेंट का। तो आप उसको याद कर लो कि जो भी बच्चे को फ्री एजुकेशन मिली वो फूड एनालिस्ट बन गया, ठीक है। जैसे वियर ट्रिक है, जिसको डायरेक्ट याद होता हो डायरेक्ट याद कर लेना। इन्होंने एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया था, एक पोर्टल लॉन्च किया था, वेब पोर्टल, FSSAI ने, उसका नाम था फोस्कोरिस। इसकी फुल फॉर्म पक्का याद कर लेना, 2017 में आया था ये। जो भी इन स्लाइड्स में मैंने क्या नाम है ईयर कोई डेट मेंशन की हुई है वो जरूर याद कर लेना, सबकी फुल फॉर्म भी याद कर लेना। फूड सेफ्टी कंप्लायंस थ्रू रेगुलर इंस्पेक्शंस एंड सैम्पलिंग, इसके नाम से आपको समझ आ रहा होगा, इनमें इनका काम होता है इंस्पेक्शन और सैम्पलिंग का। यानी पहले क्या होता था, जो सैम्पलिंग के लिए जाते थे लोग, जाते थे सैंपल इकट्ठा करते थे, फिर उसको लैब में भेजते थे, हाँ ये जो फूड आइटम है ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं है। अब इसी काम को इन्होंने ना ऑनलाइन जोड़ दिया है, रियल टाइम इंस्पेक्शन कर दिया है। यानी जैसे ही आप कहीं पे जाओगे, छापा मारने जाओगे या कहीं चेकिंग करने जाओगे, वो सब ऑनलाइन शो करता रहेगा वेबसाइट पे, ताकि कोई गड़बड़ ना हो जाए। यानी कोई उसमें कोई गड़बड़ ना हो, सबको अकाउंटेबल ठहराया जा सके। कोई ऐसा ना करे कि जैसे पहले हो जाता था कि कुछ आइटम दे दिया, बाद में सेटिंग कर लेते थे। अब हर चीज़ ऑनलाइन शो हो जाती है। कोई आप फॉर्म भी फिल करते हो, उसका भी स्टेटस ऑनलाइन दिखा देते हैं। कोई लाइसेंस बनवाना है, उसका भी ऑनलाइन स्टेटस चलता रहता है कि अभी फाइल यहाँ रखी हुई है इस ऑफिसर के पास, अब फाइल इस ब्रांच में चली गई। तो ये वैसा ही पोर्टल है, इसकी फुल फॉर्म जरूर याद कर लेना। एक फ़ोटो भी लगाई है देखो कि जैसे इसने कोई रिश्वत ली थी तो ये पकड़ा गया। तो कोशिश की है कि करप्शन कम से कम किया जा सके। इन ऐसे बहुत सारी स्कीम्स और भी चलानी पड़ेंगी। अब जो सेक्शंस मैंने वहाँ पे बताए थे, दोबारा इन सभी सेक्शंस के मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं आपको, ताकि एक जगह सारे मिल जाएं। 30 वाला हमने याद किया था, 30 के 30 दिन कमिश्नर काम करेगा। 36 जिसने 6 छक्के लगाए उसको डेजिग्नेट कर दिया, डेजिग्नेटेड ऑफिसर बना दिया। जिसका 37 जिसने 1 रन और बनाया उसको फूड सेफ्टी दे दी। 45 आर्टिकल 45 फ्री एजुकेशन देनी है। फ्री एजुकेशन दोगे तो बच्चे फूड एनालिस्ट बन जाएंगे। एक और है सेक्शन 97।
सेक्शन 97 में है रिपील एंड सेविंग। अब ये क्या होता है, जब कोई भी कानून होता है और गवर्नमेंट को वो कैंसिल करना है, कोई पुराना कानून है और अब हमें वो कैंसिल करना है, मान लो उसमें कुछ गड़बड़ है, कुछ भी है, तो उस कैंसिल करने को रिपील बोलते हैं, खंडन करना, उसको ख़त्म कर देना। सेविंग क्या होता है, उसी पुराने कानून में से अगर हमें लग रहा है कि कुछ उस कानून के अंदर से भी कुछ ऐसी कानून है, कानून के अंदर भी जो कानून है कि ये चीज़ें ठीक हैं, तो उसको बचाने के लिए हम वो सेविंग होता है, रिपील एंड सेविंग। इसको सेक्शन 97 से याद कर लेना। सेक्शन 97 से किसी को याद करना है जिसका बर्थ ईयर है, बर्थ ईयर से याद कर लेना 1997 से। और एक और थोड़ी वियर्ड सी ट्रिक है, जैसे 1997 में जो हमारी मदर टेरेसा थी, सबको पता होगा मदर टेरेसा का, उनकी डेथ हो गई थी, तो उससे याद कर लेना कि जैसे उनका ऑर्गेनाइजेशन था, मदर टेरेसा जी की डेथ हुई, तो वहाँ के जो बाकी के कर्मचारी थे उन्होंने कहा पुराने कानून कैंसिल करो, अब नया कानून बनाते हैं चलो, क्योंकि वो मदर टेरेसा जी तो नहीं रही, अब नए कानून बनेंगे, नया हेड बनेगा। तो उससे याद कर लेना, डायरेक्ट याद होता तो डायरेक्ट याद कर लेना। ये वीडियो कंप्लीट हो गया है पार्ट 1 का, और पार्ट 2 आपको अच्छा लगा तो मैं पार्ट 2 भी डाल देता हूँ। और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़, कमेंट जरूर करना प्लीज़, मुझे बताना कि आपको समझ में आया या नहीं आया। थैंक यू सो मच।